नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको बाड़मेर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने व्याख्याता भर्ती 2018 इतिहास विषय में ऑल राजस्थान के अंदर 18वीं रैंक प्राप्त करके ये साबित कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों के कारण पीछे नहीं रह सकता है। आज मेरे साथ हैं श्री गुणेशाराम जी सोलंकी। गुणेशाराम जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया है, आपने इतना आभार दिया, आपको धन्यवाद है सर। तो सर, आज हमें आप ये बताइए कि आप सबसे पहले आपका बैकग्राउंड बताइए हमें कि आपका किस तरह बैकग्राउंड है। सर, मैं गांव खारा से हूँ। मेरा पूरा नाम गुणेशाराम है, मेरे पिताजी का नाम रावताराम है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गंगानिया की ढाणी से हुई, खारा राठौड़ान से। उसके बाद में मैंने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हमारे गांव से, खारा राठौड़ान से। 9वीं मैंने खड़ीन से की, मैं खड़ीन का पूर्व विद्यार्थी। और 10वीं में बाड़मेर आ गया और यहाँ रह कर के मेरा एक सपन था कि मैं बाड़मेर में रहकर यानी शहरी क्षेत्र में रहकर शिक्षा प्राप्त करूं। लेकिन उस समय जब मैंने 10वीं की एग्ज़ाम दी तो उसमें मेरे को गणित विषय में सप्लीमेंट्री आ गई। इसका कारण ये था कि हमारे सर का एक्सीडेंट हो गया था, सर पढ़ा नहीं पाए, इसलिए बाकी विषयों में मैं टॉप रहा, लेकिन इसमें मैं पिछड़ गया। फिर सर मैंने वीर संघर्ष जारी रखा और उसके बाद में मैंने 11वीं की। 11वीं के बाद 12वीं तक मेरी नियमित रूप से पढ़ाई चलती रही और उसके बाद में मैंने रेगुलर सपना देखा ताकि मैं बीए करूं। और उसके बाद में मैंने 2009 में बीए कंप्लीट किया और उसके साथ आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर होने के कारण मेरे को मजदूरी भी करनी पड़ती थी साथ साथ में। और उसके बाद में 2010 में मेरे को बीएड करने का सपना था, लेकिन विकट परिस्थितियों के कारण मैं पीटीटी में पूर्ण से अंक नहीं प्राप्त कर सका। और उसके बाद में 1 साल मैंने पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद में 2011 में हमने बीएड की और उदयपुर से। और उसके साथ आप हमारे साथ जुड़े और बीएड करने के बाद में आपसे मिलकर भी हमें बहुत, आपसे भी प्रेरणा मिली। और 11 के बाद में मैंने 3 बार 3rd ग्रेड दिया, उसमें मैं असफल हो गया। असफलता का कारण यही था कि कभी सिलेबस समझ में नहीं आता था, कभी समय पर एग्ज़ाम होती तो उस समय मैं समय घर पर बैठ नहीं सकता था। और उसके बाद में 2nd ग्रेड दी तो 2nd ग्रेड में भी 3 में असफल हो गया। और उसके बाद में 1st ग्रेड 5 दी थी। 5 का कारण ये था कि मैं पीजीटी भी देता था और राजस्थान सरकार केंद्र दोनों भर्ती अटेंड करता था। तो इससे मैं कुल मिलाकर के 5 1st ग्रेड में असफल हो गया। उसके बाद में मेरी विकट परिस्थिति ये रही कि 2013 में माताजी का देहांत हो गया तो हौसले और गिर गए और पिताजी के हाथ जलने से भी मेरे को हानि ये हुई कि 2014 की भर्ती की तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन परिस्थितियों का जो रोना रहते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप घर बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग का मैंने कोई सहारा नहीं लिया, अच्छी किताबें लाया और 18 में जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने पैसों का लालच किया नहीं, घर बैठ गया और तैयारी करने लग गया। और हमारे जो ओपीजी सर है जो ये चाणक्य एकेडमी चलाते हैं, यही हमारे साथ इतिहास के ये भी ज्ञाता है बहुत और हमारे साथ इनका भी सहयोग मिला। और ये भी साथ आते थे, कभी साइकिल पर चढ़ा के लाते थे, कैसे भी गणेश जी पढ़ते रहो। इन्होंने, आपने भी मेरा हौसला बढ़ाया कभी और कहते गणेश जी पढ़ते रहो, पढ़ने वालों को सफलता मिलती है। और सर का जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। सर का 3rd ग्रेड में हुआ तो मुझे खुशी हुई, वो मेरे मित्र है तो मैं भी उससे प्रेरणा स्रोत मानता हूँ इनको। और 11 बार असफल होने का कई जो चैनलों पर उनके उत्तर पूछ रहे आप क्यों असफल हुए, इसका कारण ये था कि कभी अच्छी किताबें नहीं मिली, कभी रणनीति नहीं बना पाया और कभी लोग कह रहे पेपर बिक जाते, उस भरोसे रह गया, भाग्यशाली बन गया। तो कुल मिलाकर के 2018 में मैंने घर बैठ करके परीक्षा दी और इसमें ऑल राजस्थान में मेरा 18वां स्थान प्राप्त हुआ। और हमारे जो चाणक्य एकेडमी के संचालक है ये भी हमारे परीक्षा देने में साथ थे। इन्होंने कहा था गणेश जी आप तैयारी करते रहो। इन्होंने मेरा हौसला परीक्षा में भी बढ़ाया, जब हम रूम में चले तब भी इन्होंने हौसला बढ़ाया। ऑल राजस्थान में 18वीं रैंक प्राप्त हुई। इसमें मेरे मित्रों का, गुरुजनों का बहुत योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आपने इतना बताया कि मैंने जीवन के अंदर 11 बार असफलता का मुंह देखा। 11 बार असफल होने के बाद भी आपने अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखा। ये आपको प्रेरणा किससे प्राप्त होती थी? आप 11 बार असफल, कोई तो व्यक्ति 1-2 बार असफल होते ही अपनी पढ़ाई को भी छोड़ देता है या इतने तक सोच सकता है कि ज़िंदगी भी छोड़ने की सोच लेता है। फिर भी हम आपसे ये सीख प्रेरणा ले रहे हैं। तो सर, हम आपसे
ये भी प्रेरणा लेना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि आप 11 बार असफल होने के बावजूद आपने पढ़ाई को निरंतर जारी रखा और कितने घंटे इस व्याख्याता बनने के लिए ज़रूरी है। आप ये भी बताइए कि नियमित रूप से कम कितने घंटे पढ़ाई जरूरी करनी चाहिए या कितने समय तक, कितने महीनों तक तैयारी सफिशिएंट रहती है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए सर। भाई देखो, कोई भी एग्जाम देता था तो मैं रोता नहीं था, मैं देता असफल क्यों हुआ कि ये मेरी खुद की गलती है। मैं खुद को असफल नहीं मानता था, मैं सफल इसलिए मानता था कि ये मेरी खुद की गलती है। कई क्या करते हैं कि पेपर बिक गया, ऐसा मेरे को विश्वास करता नहीं था। कई कहते थे कि मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, तो मैं ऐसा रोना नहीं, मैं उस पेपर का पूरा सार निकालता था, ये असफल क्यों हुआ इसका कारण। और असफल होने के बाद जब मेरे मित्र मिलते थे तो वो कहते थे कि तू होशियार है, अब की बार सफल हो जाएगा, ये हौसला बढ़ाते थे। कोई भी मित्र मिलता था पड़ोस में कहते आप होशियार हो, आगे बढ़ सकते हो, तो मैंने कहा भाई मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि कोई भी कार्य की रणनीति जरूरी है। रणनीति का मतलब ये है कि आप अलग अलग किताबें ला करके पढ़ोगे 10 घंटे। कई कह रहे आप सर कितने घंटे पढ़ते थे, अरे घंटे नहीं, तेरा माइंड कितने घंटे तक स्थिर रहता है। तो मेरा माइंड 6 घंटे तक स्थिर रहता था सुबह तक, और 2 घंटे शाम को। मैं 8 घंटे पढ़ाई नियमित रूप से करता था। 8 घंटे करनी है मतलब करनी। कोई भी काम होते थे, कईयों के शादी समारोह का, विवाह का मेरे पास आता था, मैंने को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरे पढ़ाई करूँगा, क्योंकि पढ़ाई मेरे को शिक्षा ही जीवन है। और मैं कोई भी शादी समारोह होता था उनको अटेंड नहीं करता था, केवल पढ़ाई तो पढ़ाई। आज पाठ पढ़ना है इतिहास का, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो पढ़ना है तो पढ़ना ही है। कहने का मतलब रणनीति बढ़ा दी, वो उसको सुबह अपने को फर्स्ट पेपर पढ़ना, शाम को इतिहास पढ़नी। नियमित रूप से मैं 8 घंटे पढ़ता था, सुबह 6 घंटे पढ़ता था, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ अच्छी तरह से याद होता है, और शाम को 2 घंटे उसके बाद में आराम से नींद लेता था। तो कहने का मतलब ये है कि आप 2 घंटे से ज़्यादा 8 घंटे तो बहुत होते हैं। कोई भी व्याख्याता हो, रेगुलेटरी होनी चाहिए। रेगुलर आप 8 घंटे पढ़ते हो ना, तो आपके लिए सर्टिफाइड है। तो सर अब हमें ये बताइए कि आपने सबसे ज़्यादा विद्यार्थी यही प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन सी आपने किताबें पढ़ी। तो आज हमें आप अपनी लिस्ट भी बताइए, कौन कौन सी आप किताबें पढ़ी जिनसे आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। यानी जोधपुर संभाग के अंदर ये टॉप हैं, बाड़मेर में तो टॉप है ही, इसके साथ साथ जोधपुर संभाग में भी टॉप हैं गणेशाराम जी। तो आप सर हमें बताइए, सबसे पहले तो आप बताइए कि व्याख्याता भर्ती में प्रथम पेपर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि हमें भी जल्दी सफलता प्राप्त हो जाए। सर प्रथम में क्या है कि सबसे पहले मैं कन्फ्यूज क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। फिर मैं मित्रों से मैंने गाइडेंस किया, उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई आप एक ही किताब को बार बार पढ़ो। तो फिर सबसे पहले हमारे क्या है कि इसको 75 क्वेश्चन आते हैं प्रथम पेपर में, और इसमें क्या है कि पेपर RS लेवल का होता है, और बच्चा भले ही सब्जेक्ट में कितना होशियार, जब प्रथम में कुछ स्कोर नहीं करता है तो वो पिछड़ जाता है। जैसे 2015 की भर्ती में मैं पिछड़ा, तो मैंने इससे सबक ये लिया कि अपने को ऑथेंटिक किताबें पढ़नी चाहिए। तो 15% आते हैं स्कूल मैनेजमेंट के, तो उसके लिए मैंने राठ पब्लिकेशन पढ़ा। राठ पब्लिकेशन में कुछ तथ्य क्या बदल जाते हैं, इसलिए मैंने बदलती हुई परिवेश के अनुसार राठ को दोबारा खरीद कर भी पढ़ा। दूसरे आता है इतिहास के क्वेश्चन 15 आते हैं। अब इतिहास जो नए विद्यार्थी है उनके लिए तो इतिहास की किताब अलग अलग चाहिए, लेकिन हमारे इतिहास तो उसके साथ ही आ जाती, क्योंकि सब्जेक्ट से अलग वो इतिहास है नहीं। लेकिन मैं जो अन्य विषय जैसे भूगोल से है, राजनीति से, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बड़ी बड़ी किताबें मत लाओ, और आप केवल सेलेक्टेड सामग्री पढ़ सकते हो। जैसे 12वीं कक्षा के अंदर जो टॉपिक है वो सिलेक्टेड कर लो, या 1-2 टॉपिक जैसे मध्यकालीन केसी वास्तव है इसमें कर लो, कम पढ़ो, और सिलेबस का ध्यान रखो। जैसे हमारा मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य साम्राज्य में शासक फर्स्ट पेपर में है नहीं, उसमें केवल स्थापत्य कला और विज्ञान है। तो बच्चे शासक पढ़ने लग सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। कोई चंद्रगुप्त मौर्य हमारा है जो हम इतिहास वाले हैं, इसलिए ज्योग्राफी वालों को चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक में घुसने की कोई आवश्यकता है नहीं। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि सिलेबस आपके पास नहीं है तो आपकी नींव कमज़ोर पड़ जाएगी, और कोई भी लक्ष्य असंभव है नहीं। उसके बाद में रही हमारी 5 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी राजस्थान। राजस्थान ज्योग्राफी में हरिमोहन सक्सेना से बढ़कर कोई किताब नहीं है। मैंने तो रीट में भी पढ़ी, और वैसे मैं गरीब आदमी, ज़्यादा किताब इकट्ठे करना मुझे शौक नहीं है। फिर मैं लेके आया राजनीति विज्ञान। राजनीति में M लक्ष्मीकांत बड़ी आती किताब, मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने केवल सिखवाल पढ़ी थी, क्योंकि हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं और M लक्ष्मीकांत पूरी राजनीति को अंडर करती है। वो हमारे पढ़ने की वंश की बात नहीं है। इतनी बड़ी किताब मैं लाया नहीं, केवल सिखवाल के नोट्स पढ़ लिए, उससे भी मेरे प्रश्न सही हो गए। उससे ज़्यादा कोई किसी व्यक्ति के नोट्स से पढ़ करके आप ला सकते हो, क्योंकि राजनीति में
क्वेश्चन हमारे साथ आते हैं और हमारे सामान्य प्रश्न ही पूछा जाता है, पेपर सामान्य का होता है। अब रही अंग्रेजी, अंग्रेजी तो हमारे यहाँ बाड़मेर की क्या लगभग तो पूरे राजस्थान की हालत में चल रही है, तो इसलिए अंग्रेजी के बारे में हम विकट परिस्थितियों निकले हुए थे, इसलिए कक्षा 6 में इंग्लिश सीखे थे, हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद में अंग्रेजी कमज़ोर थी, इसलिए अंग्रेजी मैंने पढ़ी नहीं, ना ही कोई मैं किताब इसके लिए लाया। फिर हमारे किताब इसके आते 12 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और गणित के, तो इसके लिए कक्षा 10 की किताब आप आसानी से पढ़ सकते हो। और तर्क शक्ति तो जितना आपका माइंड है, कोई भी किताब पढ़ोगे, तर्क शक्ति तो हमेशा मिलाने से बढ़ती है। कोई भी किताब इसकी ऑथेंटिक लाओ, वो गारंटी है नहीं। इसमें लक्ष्य में पढ़ करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, लक्ष्य गाइड में भी अच्छी दी हुई है, आपको उसको मतलब आप कितना मिलान करते हो उस पर निर्भर करती है। इसमें कोई ज़रूरी है नहीं कि भाई हम माथुरिया लेके आ जाएंगे तो हम पूरे में पूरे प्राप्त करेंगे, ये हमारा जब तक माइंड काम नहीं करेगा तब तक हम गणित में प्राप्त नहीं कर सकते। अब हमारे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के, अब विज्ञान का वैसे तो इसमें कोर्स दिया हुआ सामान्य, लेकिन विज्ञान के क्वेश्चन इतने टफ होते, जैसे 10 साल उसमें 5 क्वेश्चन पढ़े, मेरे को 2 ही आए। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान आप 9-10 की पढ़ो, उसमें आए तो ठीक है, नहीं तो विज्ञान में अपने को फालतू का लफड़ा लेना नहीं है, जितना आए उतने ही करने। उसके बाद में हमारी जो सब्जेक्ट रही है बहुत अच्छी है हिंदी तो अपन पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में व्याकरण है जो वर्तमान में 9 से 12 तक चल रही है। हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण से बाहर कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, व्याकरण पढ़ लो, बहुत सर्टिफाइड है। मैं व्याकरण के अलावा कोई हिंदी की न बुक लाया और न ही मैंने कोई रखी। ठीक है। और उसके बाद में जो अपने क्वेश्चन आते हैं, इनको मिला करके सब 75 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आराम से इनको पढ़ करके अंक प्राप्त कर सकते हो। सेकंड पेपर की रणनीति ये है कि सेकंड विषय अलग अलग है, किसी के ज्योग्राफी है, किसी के इतिहास है। जैसे मैं इतिहास का हूँ तो मैं तो ज़्यादा इतिहास का ही बताऊँगा कि बाकी विषय का मुझे इतना नॉलेज है नहीं। तो इतिहास हमारे 3 पार्टों में है और चौथा पार्ट आता विश्व इतिहास। भारत का इतिहास 3 पार्ट में है। प्राचीन भारत का इतिहास, उस समय पप्पू सिंह प्रजापति की बुक सर थी नहीं। अच्छा, तो मैंने केवल केसी पढ़ी। अच्छा, बाजार में आई हुई नहीं तो कैसे पढ़े। अब लोग केसी श्रीवास्तव को 5 बार पढ़ा। उसके बाद में मध्यकालीन भारत के इतिहास में 2 लाया, LP शर्मा और SK पांडे। ठीक है। दोनों में से एक का चयन किया। सतीश चंद्र भी लाया था, लेकिन छोटी किताब थी, मैंने को इतना वो कवर नहीं कर रही सिलेबस। बिल्कुल। तब मैंने SK पांडे लाया और एक SK पांडे को रखा। अच्छा। आधुनिक भारत इतिहास में स्पेक्ट्रम लाया और केवल उस स्पेक्ट्रम को पढ़ा। विश्व इतिहास में जैन और माथुर बहुत बड़ा पोथा आता है। बिल्कुल बहुत बड़ी आती है। हाँ, उससे अच्छा है कि अपने इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। 30 क्वेश्चन अरविंद भास्कर से बाहर जाते नहीं। और अरविंद जी को वास्तव में विश्व इतिहास में अरविंद जी भास्कर से बढ़कर कोई नहीं है, बहुत अच्छी, क्योंकि उनकी किताब में ये ऑथोरिटी है। मेरे तो न तो कोई अरविंद जी को मैं पहचानता हूँ, नहीं वो मेरे से व्यक्तिगत कभी मिले सर। बिल्कुल। लेकिन उनकी अगर शैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी किताब है, मैंने खुद ने पढ़ी, बहुत शानदार किताब है। हाँ, अरविंद जी भास्कर की किताब से बढ़कर कोई विश्व इतिहास का मुकाबला नहीं कर सकती। उसके बाद में हमारे रहे स्कूल मैनेजमेंट की तरह, हमारे इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान। जैसे स्कूल मैनेजमेंट के राण बाण है, तो इसी तरह स्कूल मनोविज्ञान के लिए PD पाठक। बिल्कुल। उसको आपको नॉर्मल पढ़ना है PD पाठक को, और सिलेबस के अनुसार अगर पढ़नी है तो दिशा गाइड आती है। मैंने केवल एक दिशा को ही पढ़ा था। अच्छा। दिशा से फायदा क्या है कि एक तो दिशा के अंदर आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो तो अपना सिलेबस कवर करती है। पीछे जितने सालों में जिस विषय में, चाहे बायोलॉजी हो, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान के, वो सारे पीछे कवर कर लेती। बिल्कुल। कहना मतलब पुराने प्रश्नों से भी पेपर उठाए जा सकते हैं, तो दिशा उसके लिए राणबाण है। इस तरह से आप रणनीति बना करके कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। परिस्थितियों का जो रोना रोते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ जैसे आप बनाओगे वैसे ही बनती है। कई कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया का सहारा लिया या नहीं लिया। हाँ, बिल्कुल। ये भी ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप कितने एक्टिव रहते थे। हाँ। आज के समय में ये सबसे ज्यादा यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते रहना करना, इससे फायदा होता है, कितना फायदा होता है हाँ जी, सोशल मीडिया में सर ऐसा है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई स्कूल मैनेजमेंट, अब स्कूल मैनेजमेंट के आंकड़े पढ़ते हैं जो तत्कालीन है, जैसे करंट है, इनको आप सोशल मीडिया पर पढ़ो, क्योंकि जो चीज अपडेट हो रही है उसको आप पढ़ो। जो चीज अपडेट हो नहीं, इतिहास क्या अपडेट होगा, मुझे ये बताओ। बिल्कुल। इसलिए इतिहास को जो पढ़ रहा है सोशल मीडिया पर, वो मूर्खता है। हाँ, सही है, बिल्कुल। और जो आपके वर्तमान में चल रही है ना, जैसे आप ले लो, जैसे स्कूल मैनेजमेंट, उसके अंदर जैसे अब वर्तमान में सैनिक स्कूल कितने हैं, तो आंकड़े बदल गए। अपने पढ़ा नहीं। समग्र शिक्षा अभियान कब लागू हुआ, तो ये तो आप जैसे अब इसमें कई ऐसे है, स्कूल मैनेजमेंट में एक ढाका सर पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं,
और उनसे मैंने उसका भी कभी कभी किसी का, वैसे मेरे पास फ़ोन नहीं था सर, सही। और आप जैसे मित्र थे उनके पास जा करके मैं थोड़ा देख लेता था स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल। एक आप उस नोकिया वाला सादा फ़ोन रखते थे। हाँ। ये स्मार्टफोन भी सर के पास नहीं था। आज ये अभी खरीदा है इन्होंने, जो सेकंड ग्रेड के अंदर ज्वाइनिंग ली, इसके बाद में इन्होंने स्मार्टफोन खरीदा। इससे पहले वो नोकिया वाला ये सादा फ़ोन रखते थे। ये क्योंकि मैं इनसे बहुत ही नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे खास मित्र हैं। यूँ कहें कि दोनों की आत्मा एक है, शरीर दो है, इतना कहे तो कोई मुझे अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने मेरे खास मित्र हैं, मैं इनको अच्छी तरह से इनकी परिस्थितियों से वाकिफ भी हूँ। तो सर हाँ, और बताइए आगे। आगे मैं युवा और भावी पीढ़ी को यही संदेश देता हूँ कि एक तो लोग नेगेटिव भावना आती है कि मेरा सिलेक्शन होता नहीं है, ये भावना निकाल दे, सिलेक्शन आपका ही होगा, आप मेहनत करोगे तो आप सिलेक्शन होगा। कई कहते हैं कि पेपर बिक जाते हैं, पेपर बिका होता तो मैंने आरपीसी को कभी मुखेले सर नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी 18वीं रैंक लगी है, यानी आरपीसी कोई कह रहा है इसकी सेटिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए दोस्तों, हम दोनों परीक्षा देने के लिए, हमारा सेंटर जोधपुर था और वहाँ पर सेंटर एक जगह, सेंटर के अलावा देखिए दोस्तों कमरा भी एक था हमारा और गणेशराम जी का। देखिए मेरी थोड़ी तैयारी कमज़ोर थी, इसलिए मैं कुछ नंबरों से रह गया। सर ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। उस समय हम साथ साथ जा रहे थे, तब सर कह रहे थे पता नहीं पेपर ये आजकल बिक जाते हैं। मैंने कहा आप टेंशन छोड़ो, आप इतने ठंडे दिमाग से अच्छे से पेपर कवर करना, आपके अब की बार सिलेक्शन पक्का होगा। मैंने इनको उसी समय कह दिया। बिल्कुल आपने मोटिवेशन किया मुझे। बिल्कुल, मैंने वहाँ कमरे के आगे यानी एग्जाम हॉल के आगे मैंने आपको बोला था सर अब की बार आपका 100% होगा और आप अच्छे से पेपर को हैंडल करना है। वैसे थोड़ा नेगेटिव का थोड़ा ध्यान रखना, जो नहीं आए उनको आपको अटेंड नहीं करने, ये भी मैंने आपको सलाह दी थी। बिल्कुल आपका वास्तव में सहयोग रहा उस समय। आपने कहा कि आप कर सकते हो, ये आपने मेरे में ऊर्जा भरी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कार्य कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज आपने इतना कुछ हमें बताया, इससे बहुत सारे युवा आपसे प्रेरणा लेंगे, आपको एक आदर्श गुरु भी मानेंगे। तो सर अब आपका आगे क्या टारगेट है ये भी हमें बताइए। अब देखो सर, मेरा आगे तो पीएचडी करने का प्लान था, लेकिन जेआरएफ हुई नहीं। अब अपन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल नेट मांगते हैं, तो उसके लिए मैं योग्य हूँ, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ कॉलेज प्रोफेसर की। और इसकी अभी रणनीति मैंने बना दी थी 7 महीने पहले, और उसके अनुसार प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ। वही किताबें पढ़ रहा हूँ जो अभी आपको मैंने बताई है। इसमें एक थोड़ा विषय अनुसंधान जुड़ा हुआ है, तो अनुसंधान में मैं अच्छी किताब आती विकास नोटियाल की, वो मैं पढ़ रहा हूँ। और आप लोगों का सहयोग और गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो मुझे विश्वास है कि लगभग मैं इसी परीक्षा को भी पास कर लूँगा। तो सर ने आप जो प्रेम दिया और चाणक्य एकेडमी ने जो मुझे इतना प्रेरित किया, और ये ओपी जी सर हमारे परम मित्र आदरणीय, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मैं इनका शुक्रगुजार। धन्यवाद। आपको प्रोफेसर बनने की सर अग्रिम शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण से पूर्ण विश्वास है कि आप एक दिन प्रोफेसर बनोगे। और इसी तरह मैं आपके रूम में फिर से इंटरव्यू लेने के लिए आऊँगा। प्रोफेसर का इंटरव्यू में यूट्यूब चैनल पर जल्दी आने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है सर कॉलेज प्रोफेसर में टॉप करेंगे, ये धन्यवाद सर, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आगे कोई अच्छी न्यूज़ होगी या कोई अच्छा व्यक्तित्व शख्स होगी तो उनको मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ओपी सर लेगा का बहुत सहयोग रहा और इनकी बात का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा। और ईश्वर करे कि हमारे को आगे ऐसे ही हमारा सहयोग और प्रेम बना रहे। चाणक्य अकादमी की तरफ से मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर मित्रों को ये कहना चाहता हूं कि ओपी लेगा का जो चैनल है बहुत अच्छी तरह से चलता है और इस पर कई वीडियो अच्छे आते हैं, तो आप उसको पढ़ भी सकते हो। ऐसा नहीं कोई टॉपिक आपके जैसे इतिहास का टॉपिक है तो सर इतिहास के अच्छे जानकार है, सेलेक्टेड भी सर है, इसलिए अच्छे अच्छे टॉपिक डालते मैंने कई बार देखा है। तो आप इतिहास के टॉपिक चाणक्य अकादमी से पढ़ सकते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर जो ऑथेंटिक सामग्री से ही बनाते हैं। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।